पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआ यूहाओ रॉयल पैलेस से बचकर लौट आया था। अब आगे देखेंगे। जूजी को यह सोचने का कारण कि होयुहाओ भविष्य में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा यही था। होयुहाओ की खुद को छिपाने की क्षमता ने उसे साधारण टाइटल डोलो से कहीं अधिक खतरनाक बना दिया था। जब किसी व्यक्ति के निशान तक नहीं मिलते तभी वह सबसे भयानक होता है। इसके अलावा जूजी होयुहाओ को बहुत अच्छी तरह जानती थी, उसे उसके पोटेंशियल का अंदाजा था। उसके पास अल्टीमेट मार्शल सोल था और उसके पास पहले ही 7 सोल रिंग्स थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह निकट भविष्य में टाइटल डुलू बन जाएगा। एक अल्टीमेट मार्शल सोल वाला टाइटल डुलू एक इवल सोल मास्टर से भी अधिक भयावह होता है। होयुहाओ जब होटल लौटा तो हमेशा की तरह खिड़की से अंदर आया। अब तक वह शांत हो चुका था। उस स्पिरिचुअल टाइप सोल दुलू को मारकर उसने अपने मिशन का उद्देश्य पूरा कर लिया था, लेकिन इससे दुश्मन भी बहुत अधिक सतर्क हो गया होगा। अब सन मून एम्पायर निश्चित रूप से हेवनली सोल एम्पायर के इंपीरियल पैलेस की निगरानी बढ़ा देगा। लेकिन क्या वह और इंतजार कर सकता था? सबसे अच्छा तरीका यही होता कि वह दुश्मन के चौकन्नेपन के कम होने का इंतजार करता और फिर दोबारा अपनी निगरानी जारी रखता। तनाव की अवधि के बाद दुश्मन ढीला पड़ सकता था, जो उसके लिए एक अच्छा अवसर बनता। लेकिन हो युहाओ अब और इंतजार नहीं कर सकता था। अभी भी बहुत सारे काम थे जो उसे करने थे। उसे यहाँ से जल्द जानकारी इकट्ठी करनी थी। साथ ही पिछली रात की अपनी पूरी सर्वेलेंस के दौरान उसे यह निश्चित हो गया था कि न तो माशाओताओ और न ही थांगया इंपीरियल पैलेस में थीं। वे दोनों होली गोस्ट चर्च की होली लेडीज थीं और अत्यंत सम्मानित थीं। अगर वे हेवनडो सिटी में होतीं तो वे निश्चित रूप से महल में होतीं। चूंकि वहां नहीं थीं, इसका अर्थ था कि वे संभवतः इस शहर में भी नहीं थीं। यह सोचकर हो युहाओ का अच्छा मूड थोड़ा फीका पड़ गया। मशाता और तंग्या को न ढूंढ पाना यह दर्शाता था कि उसके इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अधूरा रह गया था। वह कैसे खुश रह सकता था? अब क्या करूं? क्या मुझे किसी इवल सोल मास्टर को पकड़कर उससे जानकारी लेनी चाहिए? होयुहाओ ने भौहें सिकोड़ ली। यह सबसे मूर्खतापूर्ण विचार था। शायद इससे कुछ लाभ हो सकता था, लेकिन यह आसान नहीं होता। और वैसे भी संभव था कि वे इवल सोल मास्टर्स तंग्या के ठिकाने के बारे में कुछ न जानते हों। फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसे यह प्रयास करना ही पड़ेगा। वह पद्मासन लगाकर बैठ गया और कुछ देर सोचने लगा। इसके बाद उसे लगा कि इससे बेहतर कोई योजना नहीं सूझ रही है। किसी इवल सोल मास्टर को पकड़कर उसकी स्मृतियां खंगालना ही फिलहाल सबसे अच्छा उपाय था। रणनीति तय करने के बाद उसके मन में एक और लक्ष्य आया। उसने थोड़ी देर विचार किया और फिर अपनी योजना को पूर्ण करना शुरू किया। अगर उसे किसी इवल सोल मास्टर को खोजना था तो सबसे उपयुक्त स्थान स्वाभाविक रूप से इंपीरियल पैलेस ही था। लेकिन उसने अभी अभी महल में हंगामा मचाया था। अब महल की सुरक्षा बहुत सख्त हो गई होगी। ऐसे में वह किसी अकेले इवल सोल मास्टर को कैसे पकड़ सकता था? ये उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। इसके अलावा जिस इवल सोल मास्टर को वह पकड़ेगा वह बहुत कमजोर भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा उससे उपयोगी जानकारी निकालना कठिन होगा। योजना बनाने के बाद हुईहाउ धीरे धीरे ध्यान में चला गया और अपने शरीर में मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अवशोषित करने लगा। जब से उसने मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को अवशोषित करना शुरू किया था, हर बार ध्यान करने पर उसे लगता था कि उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही है। उसकी सोल पावर लगातार मजबूत होती जा रही थी और वह धीरे धीरे सोल डुलू बनने के करीब पहुंच रहा था। अगर वह पूरी तरह तैयार होता तो वह यह परीक्षण करना चाहता कि उसकी कल्टीवेशन किस स्तर पर पहुंच चुकी है। उसके अपने अनुमान के अनुसार वह अब कम से कम रैंक 77 पर था। इसका अर्थ था कि उसकी सोल पावर में बहुत बड़ी वृद्धि हुई थी। उसने इस दौरान बहुत लाभ पाया था। अगली सुबह पुईहाओ अपने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में गया और तीनों भालुओं को खाना खिलाया। इसके बाद वह फिर सड़कों पर निकला और इंपीरियल पैलेस की दिशा में चल पड़ा। सड़कों पर चलते हुए वह अपने आसपास की बातचीत पर ध्यान दे रहा था। बहुत से लोग महल से आए आवाज के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहाँ तक कि ये अफवाह भी फैल चुकी थी कि महल के आसपास का इलाका अब प्रतिबंधित है। हुईहाओ महल की ओर चलता रहा और एक चक्कर लगाकर वापस लौट आया। उसने पाया कि हेवनडाउ सिटी सन मून एम्पायर केवल उसी सड़क को प्रतिबंधित किया था जहां पिछली रात विस्फोट हुआ था। ये वही सड़क थी जहां महल की दीवार का एक हिस्सा उड़ गया था। अब उसकी मरम्मत चल रही थी। इसके अलावा बाहर से देखने पर महल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से अंदर की जांच नहीं की। पिछली रात उसने अपनी सर्वोच्च स्पिरिचुअल पावर का उपयोग किया था। अब दुश्मन निश्चित रूप से सतर्क था। कोई भी स्पिरिचुअल बैरियर या इसी तरह के सोल टूल्स अब सक्रिय होंगे।
अगर वह इस समय स्पिरिचुअल डिटेक्शन करता तो ये मानो वह खुद जाल में फंसने जा रहा हो। भले ही होयोहाव को ये नहीं लगता था कि सन मून एम्पायर के पास उसे ढूंढने का कोई तरीका है, फिर भी वह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। होटल लौटकर होयोहाव ने आइस बेयर किंग को अपने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन से बाहर बुलाया। हेवन डो सिटी में अकेले उसकी क्षमता बहुत प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन अगर उसके साथ लिटिल बाय होता तो बात अलग थी। साथ ही उसके कुछ और योजनाएं भी थीं। ग्रैंडपा, वो कैसी जगह थी? बहुत मज़ेदार थी। वहाँ के स्केलेटन्स बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन वे मुझसे भाग क्यों रहे थे? लिटिल बाय ने उत्साह से पूछा। हुयुहाओ ने डेमीप्लेन में उसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी। उसने उसे बिग माओ और सेकंड माओ को खेलने के लिए बाहर लाने की अनुमति दी थी। जब इलेक्ट्रोलक्स ने ये डेमीप्लेन बनाया था, उसने ऐसा तंत्र बनाया था जिससे उसमें मौजूद स्पेक्टर्स विकसित हो सकें। यहाँ तक कि हुयुहाओ को भी ये नहीं पता था कि उन्हें अपनी ऊर्जा कहाँ से मिलती थी। इलेक्ट्रोलक्स द्वारा छोड़ी गई स्मृतियों के अनुसार यह ऊर्जा स्पेशल स्ट्रेंथ से आती थी, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स ने यह कैसे किया, इसका कोई अंदाजा नहीं था। ये किसी दूसरी दुनिया की शक्ति लगती थी। जब तक उसकी कल्टिवेशन इलेक्ट्रोलक्स के स्तर तक नहीं पहुंचती, तब तक वह इसका रहस्य नहीं जान सकता था। हुयुहाओ ने कहा, यह एक डेमी प्लेन है जो मेरे एक शिक्षक ने मेरे लिए छोड़ा था। यह हमारी दुनिया का समानांतर आयाम है और इसे केवल मैं ही खोल सकता हूँ। अगर तुम्हें यह जगह पसंद है तो मैं तुम्हें भविष्य में कई बार यहाँ आने दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास एक काम है, तुम्हें मेरी योजना का पालन करना होगा। हुयुहाओ ने आइस बेयर किंग को अपनी योजना समझाई। वह जानता था कि आइस बेयर किंग सरल स्वभाव का है और बहुत जटिल योजना याद नहीं रख सकता, इसलिए उसने उसके हिस्से का मिशन बहुत सरल रखा और बाकी जटिल हिस्सा खुद संभालने का निश्चय किया। योजना तय करने के बाद हुयुहाओ और आइस बेयर किंग होटल में ही आराम करने लगे। 2 दिन बाद हेवेंडो सिटी की सड़कों पर अब भी भीड़ थी। शाम का समय था और आसमान अंधेरा होने लगा था। यही समय था जब होटलों और रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक चहल पहल होती थी। बहुत से लोग घर जा रहे थे जबकि कई लोग खाने पीने की जगहों की ओर बढ़ रहे थे। होयोहाव धीरे धीरे भीड़ में चलता रहा। 2 दिनों की निगरानी के बाद महल की स्थिति फिर से शांत हो चुकी थी। टूटी हुई दीवारें अब मरम्मत हो चुकी थी। जहां तक महल के अंदर की बात थी, उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन से कुछ नहीं पाया। आज वही दिन था जब उसे असल में कार्रवाई करनी थी। इंपीरियल पैलेस अब दूर से दिखाई दे रहा था। हुओयुहाओ स्वाभाविक रूप से उसकी ओर बढ़ा। फिर वह महल के पास एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठ गया। उसने कुछ व्यंजन मंगाए और अकेले बैठकर खाने लगा। उसी समय एक आकृति चुपचाप महल की दीवारों के बाहर प्रकट हुई। उसके शरीर के चारों ओर की रोशनी विकसित हो रही थी, मानो वह आकृति पूरी तरह हवा में घुल मिल गई हो। बस इतनी सी बात थी कि हल्की रोशनी में हवा की परतें कुछ कुछ विकृत सी दिख रही थीं। अगर वह अभी अपना रूप प्रकट कर देता तो जिसने भी उसे देखा होता वह दंग रह जाता, क्योंकि वह भी होयुहाव ही था। होयुहाव ने धीरे से पैर के बल छलांग लगाई और महल की दीवारों के ऊपर पहुंच गया। उसने चुपचाप अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन महल के भीतर की ओर छोड़ी। वास्तव में जैसा उसने अनुमान लगाया था, महल की रक्षा व्यवस्था पहले जैसी ही थी। आखिरकार इतनी जल्दी ऑसिलेशन और थर्मल डिटेक्टर्स की अधिक स्थापना करना व्यावहारिक नहीं था। महल इतना विशाल था कि इतने अधिक स्पिरिचुअल सर्वेलेंस सोल टूल्स इतने कम समय में जुटाना असंभव था। हुयुहाओ ने एक ऐसी जगह ढूंढी जो ऑसिलेशन डिटेक्टर्स की सीमा से बाहर थी और उसी का फायदा उठाते हुए महल में घुस गया। वह तेजी से महल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ा। गश्त करने वाले सैनिकों की संख्या भीन ही बढ़ाई थी। महल के अंदर गहराई तक जाता गया, सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की सीमा केवल 100 मीटर तक सीमित थी। उसने बड़े पैमाने पर कोई जांच नहीं की। जहां वह एक अंधेरे कोने में चुपचाप छिप गया, उसी क्षण हवा में हल्की तरंगें उठने लगीं। इसके बाद आसमान से बर्फ गिरने लगी। शुरुआत में केवल कुछ बर्फ के टुकड़े गिरे, लेकिन धीरे धीरे हवा तेज होने लगी और अधिक बर्फ गिरने लगी। हालांकि हेवेंडाउ सिटी उत्तर के काफी पास था और सर्दियों में वहां बर्फबारी होती, लेकिन बर्फीला तूफान होना असंभव था। यह बर्फीला तूफान बहुत शक्तिशाली था। जब बर्फ के टुकड़े महल की इमारतों से टकराते तो तीखी खरोंच जैसी आवाजें आती। महल के भीतर अफरा तफरी मच गई। गश्त कर रहे कई सैनिक इस तूफान से घायल हो गए। साथ ही महल का तापमान तेजी से गिरने लगा। जहां पहले तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, अब वह घटकर -20 डिग्री तक पहुंच गया। इस अत्यधिक ठंड ने महल में और भी अधिक भ्रम और अव्यवस्था फैला दी। राजमहल के अंदर की संरचनाओं से लगातार परछाइयां बाहर निकल रही थी। वहां सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे, भले ही वे बाहर हों।
वे ऐसे भयावह मौसम परिवर्तन का सामना कैसे करते? कई बुद्धिमान सोल इंजीनियर्स ने तुरंत महसूस किया कि समस्या शायद आसमान में है। हर कोई अलग-अलग दिशा में उड़कर जांच करने लगा। हालांकि जैसे ही वे ऊपर गए, उन्हें परेशानी होने लगी। जितना ऊपर जाते गए, बर्फीला तूफान उतना ही प्रचंड होता गया और हिंसक हवाएं चलने लगीं, जिससे उनके फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स और आगे उड़ नहीं सके। कई सोल इंजीनियर सीधे नीचे गिरा दिए गए और वे भयानक मौत के शिकार हो गए। उसी समय राजमहल की एक ऊंची छत पर तीन बुजुर्ग पुरुष दिखाई दिए। उनमें से एक वही इवल टाइटल डोलू था जिसे हुओ युहाओ पहले देख चुका था। बाकी दो बुजुर्ग सामान्य दिख रहे थे, लेकिन उनके शरीरों पर 9 सोल रिंग्स झिलमिला रहे थे। ये तीनों टाइटल्ड डोलू थे। हुओ युहाओ अभी भी अंधेरे और छायादार कोने में छिपा हुआ था, लेकिन स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से वह अपने आसपास हो रही हर चीज को देख पा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह बर्फीला तूफान आइसबेयर किंग की वजह से था और उसकी यह कला एक्सट्रीम नॉर्थ में इस्तेमाल की गई तकनीक जैसी ही थी। आइसबेयर किंग ने हेवेंडो सिटी को चुपचाप छोड़ दिया और हुओयू हाउ के निर्देशों का पालन करते हुए शहर की निगरानी सोल टूल्स की पहुंच से बाहर एक स्थान से आसमान में उड़ान भरी। वह 4,000 मीटर से भी ऊपर चला गया, जहां कोई भी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल नहीं पहुंच सकता था। वहां से वह सीधे राजमहल के ऊपर पहुंचा और यह बर्फीला तूफान नीचे की ओर फेंक दिया। ये थी शीर्ष स्तर के व्यक्तियों की शक्ति। आइसबेयर किंग अभी अल्टीमेट डोलू नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति रैंक 96 या रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलू के बराबर थी। इसके अलावा यद्यपि उसका बर्फ और बर्फीले तत्वों पर नियंत्रण आइस एम्प्रेस या स्नो एम्प्रेस जितना नहीं था, जो अल्टीमेट आइस को नियंत्रित कर सकती थी, फिर भी उसका तूफान एक 100 डिग्री नीचे तक तापमान गिरा सकता था। ये एक बेहद भयावह संख्या थी। जब तूफान आसमान से नीचे आता गया तो उसकी तीव्रता कुछ कम हो गई, लेकिन फिर भी वह तापमान को 30 से 40 डिग्री नीचे तक गिरा सकता था, जो सामान्य लोगों के लिए अत्यंत घातक था। क्या हो रहा है, हॉलमास्टर जिंग? एक इवल सोल मास्टर ने धीमी आवाज में पूछा। तीनों बुजुर्गों के बीच जो व्यक्ति खड़ा था, वह और कोई नहीं बल्कि जिंग होंगशन था, इलस्ट्रियस वर्चू हॉल का हॉल मास्टर। हाँ, जिंग होंगशन रेडियंस सिटी में हुए उस भयानक विस्फोट के समय इलस्ट्रियस वर्चू हॉल में नहीं था। केवल वही नहीं, बल्कि उसके दोनों पोते पोती भी वहां नहीं थे। वे ग्रैंड कंपटीशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए वे राजमहल के इंपीरियल फिजिशियन से उपचार ले रहे थे। जिंग होंगशन उनकी देखभाल कर रहा था और इसी कारण वे आपदा से बच पाए। फिर भी उस महान विस्फोट ने जिंग होंगशन को अंदर तक हिला दिया। इलस्ट्रियस वर्च्यू हॉल पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसका पूरा जीवन भर का परिश्रम मलबे में दफन हो गया। इसके साथ ही उसके पोते पोती के घायल होने ने उसे बीमार कर दिया और उसकी कल्टीवेशन भी प्रभावित हुई। बाद में जैसे जैसे शाओहोंगचन धीरे धीरे स्वस्थ हुआ और शू चियानरान ने भी सिंहासन पर बैठने के बाद उस पर भरोसा जारी रखा, जिंग होंगचन की भावनाएं धीरे धीरे स्थिर होने लगीं। सन मून एम्पायर द्वारा हेवनली सोल एम्पायर की राजधानी पर कब्जे के बाद जिंग होंगचन को हेवन डो सिटी का प्रमुख बनाया गया। हेवन डो सिटी पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट के सबसे प्रमुख बड़े शहरों में से एक था। यह हेवनली सोल एम्पायर के मध्य और उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित था और इसे एक मजबूत ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये खाद्य भंडारण और सैनिकों के परिवहन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान था। सुतियानरन ने व्यक्तिगत रूप से जिंग होंगचन को ये जिम्मेदारी दी थी, जो ये दिखाता था कि वह उस पर कितना भरोसा करता था। युद्ध कुछ जल्दबाजी में शुरू हुआ था, जिसके कारण सनमून एम्पायर का इलस्ट्रियस वर्च्यू हॉल अभी पुनर्निर्माण के दौर में था। इस युद्ध को शुरू करने से सनमून एम्पायर पर भारी बोझ पड़ा। भले ही जुजी की रणनीतियां उत्कृष्ट थीं, लेकिन उनके आपूर्ति मार्ग बहुत लंबे हो गए थे। उन्हें कब्जा की गई भूमि की रक्षा करनी थी, हेवनली सोल एम्पायर के बचे हुए हमलों को रोकना था और साथ ही गुप्त संप्रदायों से भी निपटना था। हर दिन उनका विशाल संसाधन और मानवबल खर्च हो रहा था और इसलिए शुचेनरन ने अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक दी थी। जिंग होंगचन एक क्लास 9 सोल इंजीनियर था और शुचेनरन के प्रति वफादार, इसलिए उसे यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। लेकिन होली गोस्ट चर्च अब सन मून एम्पायर के भीतर और भी साहसी होती जा रही थी। उनके सुप्रीम लीडर ने अनुरोध किया था कि हर बड़े जीते हुए शहर में होली गोस्ट चर्च का एक सोल मास्टर उप शहर प्रमुख बने। सनमून एम्पायर के वरिष्ठ कमांडरों ने शुरू में इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन होली गोस्ट चर्च बहुत शक्तिशाली थी, खासकर क्योंकि उनके पास दो अल्टीमेट डोलू थे।
वे सन मून एम्पायर की विजय में बहुत उपयोगी थे, इसलिए शुचियानरान को उनकी मांगें माननी पड़ी। वह जानता था कि होली गोस्ट चर्च बहुत बड़ी और अनियंत्रित हो रही है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि उसे अपनी सीमा विस्तार करनी थी। शुचियानरान की रणनीति बहुत सरल थी। वह होली गोस्ट चर्च का उपयोग अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए करना चाहता था और युद्ध के चलते उनका बल धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। होली गोस्ट चर्च इवल सोल मास्टर्स का संगठन था। वे निस्संदेह शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी नए सदस्यों की कमी। ये संगठन हजारों वर्षों में बना था, एक दो दिनों में नहीं। जैसे जैसे वे अपने अनुभवी सदस्यों को खोते जाते, उनकी ताकत घटती जाती। जैसे जैसे सन मून एम्पायर का क्षेत्र बढ़ता गया, उनकी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ी है और राज परिवार के पास और अधिक सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स आए। होली गोस्ट चर्च कमजोर होती जाएगी और शुचियन को उनसे डरने की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे भी उनके दोनों अल्टीमेट डोलुओ 200 वर्ष से अधिक उम्र के थे, मानव सीमा के करीब। सुथियानरान को सबसे ज्यादा डर उन्हीं से था। हेवन डो सिटी में होली गोस्ट चर्च को समायोजित करने का परिणाम यह हुआ कि जिंग होंगचिन के साथ एक और टाइटल डोलुओ को वहां तैनात किया गया। ये एल्डर था नाइटमेयर डोलुओ, एक ऐसा सोल मास्टर जो इल्यूजन में निपुण था। उसका मार्शल सोल था नाइटमेयर डीमन, जो युद्ध में कमजोर था लेकिन उसकी इल्यूजरी शक्ति अति प्रबल थी। होयुहाव ने जब पहले उसे सामना किया था, तब नाइटमेयर डोलू ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। उसकी इल्यूजन्स से सोल मास्टर्स और सामान्य नागरिक एक स्वप्न जैसी अवस्था में चले जाते थे। इस अवस्था में वह उन्हें नियंत्रित या मार सकता था और मरने के बाद उनका रिजेंटमेंट उसकी कल्टिवेशन के लिए अत्यधिक लाभदायक होता था। कभी उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे गांव को नाइटमेयर में डाल दिया था, जिससे वह सार्वजनिक शत्रु बन गया। कई सोल मास्टर्स ने उसका पीछा किया, लेकिन उसकी इल्यूजन्स बहुत शक्तिशाली थीं और उसने कई लोगों को मारते हुए बच निकलने में सफलता पाई। बाद में वह गायब हो गया और अंततः होली गोस्ट चर्च द्वारा भर्ती कर लिया गया। नाइटमेयर डोलू शीर्ष स्तर के सोल मास्टर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं था, क्योंकि इल्यूजन्स ट्रांसेंडेंट डोलू पर काम नहीं करती थीं। लेकिन सामान्य नागरिकों या सैनिकों के लिए उसकी शक्ति क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल से भी अधिक विनाशकारी थी। इसलिए होली गोस्ट चर्च में उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी। वह एल्डर से भी ऊपर था और उसे होली गोस्ट द्वारा कॉन्सेक्रेटेड किया गया था। जब सन मून एम्पायर ने हेवन डोस सिटी पर आक्रमण किया था, तब नाइटमेयर डोलू ने अपनी इल्यूजन से कई सैनिकों को भ्रमित कर दिया था, जिससे वे एक दूसरे से लड़ पड़े और इसने विजय का बड़ा अवसर बनाया। आजकल नाइटमेयर डोलुओ पहले जितना नहीं मारता था, क्योंकि अब कमजोर आत्माएं उसकी कल्टिवेशन के लिए पर्याप्त नहीं थीं। अब उसे शक्तिशाली सोल मास्टर्स की आवश्यकता थी, जिनकी मृत्यु पर उत्पन्न रिजेंटमेंट उसे लाभ पहुंचा सके। बोलिए, हॉल मास्टर जिंग। नाइटमेयर डोलू का चेहरा कठोर हो गया जब उसने जिंग होंगचन को उत्तर देने के लिए कहा। जिंग होंगचन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह सोल टूल से उत्पन्न नहीं है। यह किसी सोल मास्टर की शक्ति है और इस व्यक्ति को इतना विशाल बर्फीला तूफान लाने के लिए ट्रांसेंडेंट डोलुओ होना चाहिए। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। यहाँ की जिम्मेदारी तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। रुको। नाइटमेयर डोलुओ ने तुरंत जिंग होंगचन को रोका। हॉल मास्टर जिंग, अगर तुम्हें कोई टाइटल डोलुओ मिले जिसकी स्पिरिचुअल पावर अत्यंत प्रबल हो, तो मुझे सूचित करना। अगर हम उसे पकड़ पाए तो मैं भविष्य में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिंग होंगचन ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है। इतना कहकर वह आसमान की ओर उड़ गया। बर्फीली आंधियों की प्रचंड हवाएं उसकी गति को धीमा तो कर रही थीं, लेकिन उसे रोक नहीं सकी। आखिर वह एक क्लास 9 सोल इंजीनियर था। नाइटमेयर डोलू अब भी युहाओ से अपनी पिछली हार के कारण क्रोधित था, लेकिन उसे उसकी कोई भी झलक नहीं मिली। फिर भी उसके भीतर एक उत्साह था। होयुहाओ एक स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर था और अगर वह उसकी नाइटमेयर्स में मरता तो उसका रिजेंटमेंट उसकी कल्टिवेशन के लिए अमूल्य होता। उसकी दृष्टि में होयुहाओ निश्चित ही एक स्पिरिचुअल टाइप टाइटल डोलू था। वह जानता था कि उसकी इल्यूजन्स सीधे किसी स्पिरिचुअल टाइप टाइटल डोलू को नहीं मार सकती, लेकिन अगर वह उसे गंभीर रूप से घायल कर दे तो उसे मारने का अवसर बढ़ जाएगा और ऐसी मृत्यु से उत्पन्न रिजेंटमेंट उसे एक बार फिर शक्ति के शिखर पर पहुंचा सकता था। द डार्कनेस ड्रैगन एम्परर नाइटमेयर डुलो रैंक 91 पर था और इविल सोल मास्टर्स के लिए कल्टिवेशन के बाद के स्टेजेस में अपनी शक्ति बढ़ाना बहुत कठिन होता है। होली गोस्ट चर्च ने इतने वर्षों तक अपनी ताकत इकट्ठी की थी और उनके पास काफी सारे टाइटल डोलुओ मौजूद थे।
लेकिन ट्रांसेंडेंट डोलुओ बहुत ही कम थे, सिर्फ कुछ ही। इससे साफ पता चलता है कि एक ईवल ट्रांसेंडेंट डोलुओ बनना कितना कठिन था। इसीलिए नाइटमेयर डोलू होयुहाओ को पकड़ने में बेहद दिलचस्पी रखता था और यही वजह थी कि उसने जिंग होंगचन से मदद मांगी थी। एरियल बैटल उसकी ताकत नहीं थी और सीधे मुकाबले की शक्ति में क्लास 9 सोल इंजीनियर जिंग होंगचन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। होयुहाओ स्पिरिचुअल डिटेक्शन के जरिए जिंग होंगचन और बाकी दोनों पर नजर रखे हुए था। जब जिंग होंगचन आसमान में उठा तो होयुहाओ को जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि आइसबेयर किंग की ताकत जिंग होंगचन के बस की बात नहीं थी। 5,000 मीटर ऊंचाई पर होने वाली लड़ाई पूरी तरह एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ पर निर्भर थी, क्योंकि कई सोल टूल्स की शक्ति वहां कम हो जाती थी। बेशक जिंग होंगचन के पास अपनी जान बचाने के कई तरीके थे और लिटिल बाय उसे हरा नहीं सकता था, भले ही जिंग होंगचन जीत न सके। इसके अलावा लिटिल बाय ने अपना पहला लक्ष्य पूरा कर लिया था। उसे अब पीछे हट जाना चाहिए था और शायद वह जिंग होंगचन से भिड़ेगा नहीं। इस समय रॉयल पैलेस अब भी अफरा तफरी में था। ये बर्फीला तूफान ही इसका कारण नहीं था, क्योंकि आखिर ये हेवनली सोल एम्पायर का रॉयल पैलेस था। अंदर की इमारतें बहुत मजबूत थी, एक्सट्रीम नॉर्थ में सन मून एम्पायर के टेंट्स से कहीं ज्यादा। अगर सब अपने कमरों में रहे तो ब्लिजर्ड ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि यह ब्लिजर्ड 5,000 मीटर की ऊंचाई से आया था। अगर आइसबेयर किंग इसे जमीन से छोड़ता तो इसका प्रभाव बहुत अलग होता। जो चीज सबसे ज्यादा परेशानी फैला रही थी वह थी तापमान का लगातार गिरना। जब तापमान -30 डिग्री तक पहुंच गया तो सोल मास्टर्स पर भी इसका असर पड़ने लगा, और वह भी कम नहीं। साधारण सैनिक तो हिल भी नहीं पा रहे थे। ज्यादा से ज्यादा सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स बाहर निकल आए थे। ऐसे भयंकर ब्लिजर्ड में आदेश देना लगभग असंभव था, इसलिए वे सिर्फ ठंड का मुकाबला करते हुए उसे झेल रहे थे। इस स्थिति में रॉयल पैलेस के भीतर सोल पावर और स्पिरिचुअल अंडुलेशंस बेहद अस्त व्यस्त थे। ओयुहाव ने दोबारा स्पिरिचुअल डिटेक्शन सक्रिय किया और छत पर मौजूद 2 टाइटल डोलू से बचते हुए अपनी डिटेक्शन उस दिशा में बढ़ाई जहां सबसे ज्यादा लोग थे। उसे एक लक्ष्य खोजना था ताकि वह हमला कर सके। ईवल सोल मास्टर्स की सोल पावर अंडुलेशन सामान्य सोल मास्टर्स से बहुत अलग होती थी और उनकी ऑरा भी अलग होती थी, इसलिए किसी ईवल सोल मास्टर को ढूंढना कठिन नहीं था। हो युहाओ एक ऐसे ईवल सोल सेज को खोजना चाहता था जो ताकतवर और ऊंचे दर्जे का हो, ताकि उसे कई रहस्यों की जानकारी हो। वास्तव में हो युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाते ही अपना लक्ष्य ढूंढ लिया। कई ईवल सोल मास्टर्स एक कमरे में जमा थे जो उससे लगभग 400 मीटर दूर था। उनमें एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से नेता था, जबकि बाकी की कल्टीवेशन उससे कम थी। वह व्यक्ति एक सोल सेज था और उसके शरीर से नीला धूसर सोल पावर का घेरा निकल रहा था। बाकी 5 ईवल सोल मास्टर्स के पास 4 या 5 सोल रिंग्स थे। वही है। हुयुहाओ की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत कदम उठाया। वह फुर्ती से उस दिशा में बढ़ा और कुछ ही क्षणों में उस ईवल सोल मास्टर के पीछे पहुंच गया। उसने कमरे के पास पहुंचकर स्पिरिचुअल शॉक का एक वार 4 रिंग वाले ईवल सोल मास्टर पर किया। 4 रिंग वाला सोल एंसेस्टर एक कराह के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों, नाक, कान और मुंह से खून बहने लगा और उसकी हालत बताती थी कि वह अब जिंदा नहीं रहेगा। कौन है वहां? सोलसेज गर्जा और छत से कमरे से बाहर निकल आया। तभी उसने देखा कि होयुहा मुड़कर भाग रहा है। दुश्मन। ईविल सोल मास्टर्स आमतौर पर बहुत घमंडी होते हैं। एक साथी की मौत के बावजूद उन्होंने होयुहा को देखा, जो अब खुद को 2 पीले, 2 बैंगनी और 3 काले सोल रिंग्स के साथ एक 7 रिंग वाले सोल सेज के रूप में दिखा रहा था। ईवल सोल मास्टर्स हमेशा मानते थे कि वे अपने ही स्तर के किसी भी प्रतिद्वंद्वी से अजेय हैं। उसने देखा कि उसका दुश्मन भी सोल सेज है और वह बिना कुछ सोचे समझे होयुहाव के पीछे दौड़ पड़ा। छत पर मौजूद दोनों टाइटल डुलू में ने इस हलचल को महसूस किया, लेकिन वे नहीं हिले। कारण साफ था, होयुहाव के सोल रिंग्स की संख्या। सोल रिंग्स अधिकांश सोल मास्टर्स के लिए शक्ति का सीधा प्रतीक थे। उनका दुश्मन सिर्फ सोल सेज था और पहले से एक ईवल सोल सेज उसका पीछा कर रहा था, इसलिए दोनों टाइटल डुओ को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ बड़े स्तर के दुश्मनों पर नजर रखनी थी। होयुहा बहुत तेजी से भाग रहा था। आसमान में ब्लिजर्ड की वजह से सर्वेलेंस सोल टूल्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वे उसकी स्थिति लॉक नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उस पर सोल टूल्स से हमला नहीं हुआ। नाइटमेयर डोलू को यह कभी उम्मीद नहीं थी कि यह भयंकर ब्लिजर्ड वास्तव में होयुहाव के भागने के लिए जगह बनाने के लिए था। वह यह भी नहीं सोच सकता था कि इतना बड़ा ब्लिजर्ड सिर्फ इसलिए लाया गया था
ताकि होयुहाओ किसी इविल सोल मास्टर को पकड़ सके, न कि किसी एम्बुश के लिए। पीछे पीछा कर रहा इविल सोल मास्टर भी बहुत तेज था। उसके शरीर के चारों ओर 3 स्केलेटल हेड्स घूम रहे थे, जिनमें से गहरे हरे रंग की आग निकल रही थी। यह आग उसकी गति को लगातार बढ़ा रही थी और वह धीरे धीरे होयुहाओ के करीब पहुंच रहा था। हेवनली सोल एम्पायर का रॉयल पैलेस बहुत बड़ा था, लेकिन किसी सोल सेज को पूरी गति से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगता। पहली नज़र में तो लगता था कि होयुहाओ ने आइस बेयर किंग के ब्लिजर्ड का इस्तेमाल करके एक सोल सेज को धोखा दिया, लेकिन हकीकत में अगर ऐसा नहीं होता तो उसे सही मौका पाने में ज्यादा समय और शक्ति लगती। उसकी ये योजना ज्यादा सीधी और प्रभावी थी। इस समय पूरा रॉयल पैलेस अस्त व्यस्त था। ब्लिजर्ड का यही सबसे खतरनाक पहलू था। ग्रुप बैटल्स में यह अराजकता फैलाता था। हुओ युहाओ मन ही मन सोच रहा था कि काश उसकी स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस इतनी विशाल हो जाती। भले ही उसकी डोमेन अटैक इतनी विध्वंसक न होती, लेकिन अगर वह इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकती और उसकी इमिटेशन के साथ मिलती, तो उसकी अंडरकवर क्षमता कई गुना बढ़ जाती। अब रॉयल पैलेस की दीवार सामने थी और पीछे से सोल सेज 30 मीटर की दूरी पर था, यानी अधिकांश ऑफेंसिव सोल स्किल्स के रेंज में। हुओयुहाओ की पीठ पर 2 कतारों में कुल 8 छोटे सोल थ्रस्टर्स लगे थे। उन्होंने एक साथ सक्रिय होकर उसे आगे की ओर उछाल दिया। वह तोप के गोले की तरह पैलेस वॉल तक पहुंच गया। पीछे वाला इविल सोल मास्टर लगभग खून उगलने वाला था। उसने सोचा कि अब हमले की दूरी में है, और जैसे ही वह अपना सोल स्किल छोड़ने वाला था, वो अचानक तेजी से आगे निकल गया। ये बात उसके लिए बेहद झुंझलाहट भरी थी। क्या ये इतना किस्मती है? ईविल सोसेज क्रोध में जल उठा और उसने अपनी गति और बढ़ा दी। उसे ये नहीं पता था कि यह सब हो युहाओ के स्पिरिचुअल डिटेक्शन के नियंत्रण में था, किस्मत से नहीं। वास्तव में हो युहाओ के पास ऐसे कई तरीके थे जिनसे वह गति में अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ सकता था। उसने सोल थ्रस्टर्स इसलिए इस्तेमाल किए ताकि अपनी वास्तविक शक्ति को छिपा सके। होयुहाओ ने दीवार पर पैर टिकाते हुए छलांग लगाई और बाहर निकल गया। वह आसमान की ओर नहीं गया, या क्योंकि वहां अब भी कुछ सर्वेलेंस सोल टूल्स मौजूद थे। होयुहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन से आइस बेयर किंग को ढूंढ लिया और उससे कहा कि वह पहले शहर से बाहर निकल जाए और बाहर उसका इंतजार करे, क्योंकि होयुहाओ को महसूस हुआ था कि जिंग होंगचन अब भी आसमान में आइस बेयर किंग की तलाश कर रहा था। इसलिए उसे बुलाना उल्टा नुकसानदायक होता। पीछे वाला इविल सोल मास्टर तेजी से करीब आ रहा था। उसके चारों ओर घूमते 3 बड़े स्केलेटल हेड्स हरे प्रकाश से चमक रहे थे। वह पूरी ताकत से होयुहाओ की ओर दौड़ रहा था। होयुहाओ की आंखों में एक ठंडी मुस्कान उभरी। अब समय आ गया है। रॉयल पैलेस के बाहर निगरानी कम है और ब्लिजर्ड ने सब कुछ ढक लिया है। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। होयुहाओ मुड़कर पैलेस वॉल के साथ दौड़ने लगा। ईविल सोल सेज हमला करने ही वाला था कि होयुहाओ ने एक बार फिर अपने सोल थ्रस्टर से उसे पीछे छोड़ दिया। अगर वे आगे बढ़ते रहे तो वे एक खुले क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, क्योंकि रॉयल पैलेस के पास की सड़कें बहुत चौड़ी थीं। रात का समय था, इसलिए वहां कोई नहीं था। ईविल सोल मास्टर और भी गुस्से में आ गया। यह आदमी बहुत फिसलन भरा है। क्या सच में सोचता है कि वह मुझसे हेवन डो सिटी में बच जाएगा? वह भले ही सोल टूल्स का विशेष नहीं था, लेकिन वह जानता था कि सनमून एम्पायर के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स क्या कर सकते हैं। उसे पूरा भरोसा था कि सोल इंजीनियर्स जल्द ही होयुहाओ को पकड़ लेंगे, लेकिन उसका ट्विस्टेड अहंकार चाहता था कि कोई और इसमें दखल न दे। तभी उसने देखा कि आगे भागता हुआ सोल सेज अचानक धीमा हो गया और उनके बीच की दूरी तुरंत घट गई। क्या यह थक गया है? अब सोल पावर नहीं छोड़ पा रहा? ईविल सोल सेज बेहद खुश हुआ। उसने दाहिना हाथ उठाया और एक तीखी आवाज के साथ उसके चारों ओर घूम रहे 3 स्केलेटल हेड्स में से एक निकलकर सीधे होयुहाओ की ओर दागा गया। इस ईविल सोल सेज का मार्शल सोल बहुत असाधारण। जब वह पैदा हुआ था तो उसकी मां की मौत कठिन प्रसव के कारण हो गई थी। वे लोग जंगल में थे और कई दिन तक वहीं पड़े रहे जब तक कोई उन्हें बचाने नहीं आया। उसकी मां के शव से निकले जहर उसके शरीर में समा गए, स्वोपा, जिससे उसका मार्शल सोल भयानक रूप से म्यूटेट हो गया। उसका मार्शल सोल स्केलेटल हेड बन गया, और ये सामान्य सोल मास्टर्स से अलग था। जहाँ सामान्य मार्शल सोल्स कल्टिवेशन विकसित होते हैं, वहीं उसके मार्शल सोल की प्रकृति अलग थी। हर नए सोल रिंग के साथ उसे एक नया स्केलेटल हेड मिल जाता था। अभी तक उसने 3 स्केलेटल हेड्स जारी किए थे और ये उसकी पूरी शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा था।
तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।